हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, आज जिस पेपर के मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस कराऊंगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी सीरीज़। टीजीटी का ही एक पेपर है ये, फिज़िकल एजुकेशन टीचर। अब पीजीटी 2021 जैसे कि हम बहुत सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और अब जो मौसम है ना, देखो वो टीजीटी का है। टीजीटी 2020 वाले अभी पेपर्स चल रहे हैं 21 में, और जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट मंथ से ये टीजीटी 2021 भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपको इन पेपर्स को करना है, और जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनका भी जल्दी शेड्यूल आ जाएगा। तो वो भी मतलब इन पेपर्स को मतलब अच्छे से, इनका पार्ट 1 बहुत अच्छे से एनालाइज करना है उनको भी। दूसरी बात देखो ये है कि जिन बच्चों ने भाई पीजीटी 2021 का अच्छे से फर्स्ट पार्ट एनालाइज किया है, तो वो यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे कि टीजीटी में भी लगभग लगभग क्या बिल्कुल वही लेवल और पैटर्न है जैसे कि पीजीटी 2021 में था। और आगे भी देखो यही पैटर्न चलेगा, यही लेवल चलेगा। तो मतलब ये बहुत आपके लिए अच्छी चीज़ें हो रही है कि आंसर कीज़ आती जा रही है, आप इनको ज़रूर सॉल्व करो। कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके मतलब फर्स्ट पार्ट ज़रूर इसका एनालाइज करना। हम जो सॉल्व करेंगे भाई वो मैथ्स का सेक्शन रहेगा। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक करके बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखो एजिस का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि भाई दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 6:5 है, और कहता है कि उनकी आयु का अंतर 6 है। जबकि हम यही चीज़ अगर रेशियो में देखें इनकी आयु का अंतर, तो वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू असल में 6 ईयर्स है। और अगर जैसे हमें इस विद्यार्थी की एज चाहिए, 6 यूनिट एज है इसकी, तो 6 × 6 होगी। इस विद्यार्थी की 5 × 6 होगी। बाकी जो विद्यार्थी इनमें से छोटा है, यंगर है, उसकी एज हमसे पूछी जा रही है, तो आंसर रहेगा 30 साल। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आसान सा सवाल है। बोर्ड मास आपको पता है कि 18 के बाद पहले मल्टीप्लाई आप करोगे, 3 × 4 12 +2। तो 18 में से 12 गया, बचा 6, और 6 और 2 8 इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से आप कह सकते हो। कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी चलती है, और किसी एक प्लेटफॉर्म को ना वो 15 मिनट में पार करती है। अब आप समझते हो, देखो अगर एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो डिस्टेंस जो ट्रेन को चलना होगा, वो एक तो खुद की लंबाई चलनी होगी, और साथ साथ लंबाई चलनी होगी इस प्लेटफॉर्म की। तो कहता है कि रेलगाड़ी ने मतलब जो पार किया है वो तो 15 मिनट में किया है, बाकी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ना, वो दोनों आपस में बराबर है। मतलब ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों इक्वल है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछी है। अब जैसे कि लंबाई का मतलब डिस्टेंस है, और आप समझते हो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दे रखी है देखो 40 किलोमीटर पर आवर, बट मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में, और उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों किया है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट? क्योंकि आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मीटर में है। तो मीटर पर सेकंड में हमने स्पीड बनाई है ना, तो टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। 15 मिनट टाइम है, जिसको सेकंड्स में बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 6 से 3 बारी कटा 10 बारी, और 3 से नंबर कटा 5 बारी। तो 40 × 5 200, 200 × 5 1000, और 1000 × 10 10,000। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करने तक चला है वो 10,000 है। और 10,000 में देखो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई है, और दोनों की लंबाई बराबर है। तो आप बोलोगे ट्रेन की लंबाई भी 5,000 होगी और प्लेटफॉर्म की भी 5,000, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखो नज़र आ रहा है सिंप्लीफिकेशन का। आप चाहो तो इसको डिटेल भी कर सकते हो, लेकिन डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ना फार्मूला आपको दिखाया जा रहा है। कौन सा फार्मूला है मैं बताता हूँ आपको। a³ - b³, सॉरी, a - b का होल क्यूब। इसको ठीक कर लेते हैं। a - b का होल क्यूब आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, जिसका फार्मूला होता है a³ - b³ -3ab, और इनटू में a - b। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, अगर आप a को 2.5 लेके चलते हो, b को 1.5, तो a³ देखो आपको नज़र आ रहा है, b³ नज़र आ रहा है, ये 3ab भी नज़र आ रहा है। अब आप बोलोगे a - b नज़र नहीं आ रहा, तो a - b इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि a - b ना 1 बना रहे हैं। तो आप चाहो इसके साथ 1 लिख लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी फॉर्म यही वाली थी, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a - b के होल क्यूब से। और a - b जैसे कि 1 है, तो 1 का क्यूब आप समझते हो 1 ही होता है। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पी और क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है और पूछा जा रहा है कि ये जो क्यू है कितना परसेंट अधिक है पी से। प्रतिशत जो हमें निकालना है, देखो वो निकालना है अधिक कितना है, और अधिक के लिए आपको घटाना होगा। तो आप घटाने पर देखोगे 85 अधिक है, 85 ऊपर आ गया। नीचे हम रखते हैं जिससे तुलना होती है, और तुलना देखो साफ साफ आपको पता चल रही है पी से हो रही है, तो आप पी यानी 150 को नीचे रखोगे और परसेंट के लिए 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 170/3 मिलेगा, और जब आप डिवाइड करना शुरू करोगे ना तो 5 से शुरुआत होगी। एक ही ऑप्शन है 5 से, यही छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको नज़र आ रहा है, कहता है इन चारों में से भाई सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अब देखो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पीजीटी 2021 में भी हर पेपर में लगभग ये क्वेश्चन रहता था, और बिल्कुल वैसे ही देखो टीजीटी में भी है। तो आने वाले पेपर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, आप समझो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कि जो ये 4 ऑप्शन है ना, आप इनको डिवाइड कर करके देखो, और जो भी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी तो लार्जेस्ट होगा। बाकी इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक तो ये जो 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ए और डी, यहाँ से एक थोड़ा सा ना पैटर्न समझो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के बीच का अंतर देखो यहाँ पर 6 है, और इधर भी आप देखोगे ना तो अंतर 6 है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म भी सेम है, मतलब सेम फॉर्म है। इसका मतलब है ऊपर वाला जो अंश है वो दोनों जगह पर छोटा है, देखो हर से। तो ऐसे केस में कौन सा मतलब फ्रैक्शन बड़ा होता है, जो दिखने में बड़ा है। अगर जो डिफरेंस सेम है तो जो दिखने में फ्रैक्शन बड़ा है ना, जहाँ पर आपको बड़े बड़े नंबर्स नज़र आ रहे हैं, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो इन दोनों में आप बिल्कुल कह सकते हो कि भाई ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, इसको तो आप काट ही दो। अब जैसे मान लो मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना वो 5 का मिल रहा है, और यहाँ डिफरेंस मिल रहा है 6 का। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो बिल्कुल हम कंपेयर कर ही लेते, लेकिन अगर हम डिफरेंस को सेम कर पाए तो शायद ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंस सेम कैसे होगा, कि ऊपर वाले नंबर्स को आप 6 से और नीचे वाले फ्रैक्शन को 5 से आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 5 से, तो सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर या सिर्फ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कंपेयर कर सकते हो। 28 गुना 6 कितना होगा, 168, और 25 गुना 6 होता है 150। तो बिल्कुल क्लियर है, हमें यहाँ पर ये फ्रैक्शन बड़ी नज़र आ रही है। और अब बिल्कुल लास्ट हम इन दोनों को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है। आप इधर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर 9 से कर सकते हो। ऊपर ऊपर वाले नंबर्स को कर लेते हैं सिर्फ। 70 इंटू 5 350, 28 गुना 9 जो भी है, 28 गुना 10 भी 280 होता है, तो 280 से तो कम ही होगा। तो क्लियर है भाई, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आगे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो एक DI आपको दिखा रखा है, और बता रखा है कि ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, ये अंकित मूल्य को दर्शा रहा है। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, जो किसी भी प्रोडक्ट पर लिखा होता है प्राइस, वो होता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। बाकी ये जो नीचे वाले नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये छूट है यानी डिस्काउंट। अब देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप अंकित मूल्य में से, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर लेते हो तो आपको पता चलता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर इन्होंने एक फार्मूला भी दे रखा है छूट प्रतिशत निकालने का, यानी डिस्काउंट परसेंट निकालने का। ऊपर आपको डिस्काउंट लिखना है और नीचे लिखना है मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब सीधा चलते हैं, देखो यहाँ पर हमें J1 इसने बोला है कि वो सभी अंकित मूल्यों का ना औसत है, और औसत आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है। इन सभी नंबर्स को देखो जोड़ना होगा और डिवाइड बाय 6। तो जोड़ना शुरू करते हैं, बहुत आसान नंबर है। जैसे 7 और 3 10,000, ऊपर का 500 500 1000, 11,000 हो गया। 8,000 अगर आप 11,000 में जोड़ते हो 19,000 हो जाता है। फिर 3800 जोड़ोगे 22,800 हो गया। इसका 200 पहले ले लेते हैं, 23 और 4 27,000, और 4500 और जोड़ोगे तो 31,500 टोटल बन रहा है अंकित मूल्य का। 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 6 गुना 5 30 होता है, और 6 दूनी 12 5 0। तो एवरेज जो हमें मिला ना, देखो वो मिल रहा है 5250। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि J1 की जो वैल्यू है वो 5250 है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है J2 के साथ, और J2 क्या है
कहता है वस्तु एस और टी के विक्रय मूल्यों का योग है, वस्तु एस और वस्तु टी। अब विक्रय मूल्य जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, अंकित मूल्य में से ना ये डिस्काउंट हटाना है, तो 3,000 आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से टी में 4200 में से 200 आप हटाओगे तो भाई विक्रय मूल्य 4,000 बचा, और योग इनका 7,000 है। अब बस इनका रेशियो आपको बनाना है, 0 से 0 कटा और आप डायरेक्टली इसको 25 से काटो, 25 दूनी 50 और एक बारी, 25 से 2 बारी 50 और बचा कितना, मतलब 200 और वो 8 बारी, 21 और 28 को और आप छोटा कर सकते हो, 3 और 4, तो 3:4 बन रहा है। बट देखो इन्होंने क्या किया है, 21 और 28 के बाद ना काटा ही नहीं है, तो आप समझ रहे हो, यही आप छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बताया कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का देखो पहले भी सवाल बना है, तो इसको देखो समझ लेते हैं साथ साथ। इंग्लिश में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, और जो हाइट होती है इसकी, इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर, √3/2 है, ये आपको याद होना चाहिए। और साथ साथ आपको दूसरा फार्मूला एरिया का भी याद होना चाहिए, जो कि होता है √3/4 a²। अब इन्होंने हमें देखो हाइट दी है, ऊंचाई दी है, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं √3/2a के। जब आप √3/2a के बराबर करोगे ना हाइट को, यानी 8√3 को, तो एक ही वैल्यू आपको 8 दूनी 16 मिल रही है यहाँ से। और बस अब आपको एरिया निकालना है, तो आप यहाँ पुट कर दो कि √3/4 a² का मतलब 16 × 16। बाकी देखो 4 ने 4 बारी काटा, तो आंसर रहेगा 64√3। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखो आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है और बता रखा है कि भाई 6 अलग अलग वस्तुओं की खरीद पर कितना कितना खर्च किया जाता है, बट वो खर्च ना डिग्री में बता रखा है। ये पूरा खर्च जो भी आपको नज़र आ रहा है देखो, ये डिग्री में है, और कंप्लीट जो होती है ना डिग्री, वो 360 डिग्री होती है। तो डिग्री में टोटल जो हमने खर्च किया है वो 360 डिग्री है, जबकि हमें ये पूरा पैसा बताया है जो हमने खर्च किया है 54,000 रुपये। तो आप कर क्या सकते हो, देखो यहाँ से ना शुरुआत में ही 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, जिसके लिए आपको 54,000 को डिवाइड करना होगा 360 से, और कितना मिल रहा होगा देखो, 18 से आप इसको 2 बारी काटो, 18 से 300 बारी कटेगा 150, तो यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू 150 है। इस बात को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 150 रुपीज़। अब देखो 3 कथन यहाँ हमें दिए हुए, एक एक करके उनको चेक करते हैं। पहले कथन में कहते हैं वस्तु ए पर खर्च की गई राशि वस्तु बी पर खर्च की गई राशि से 900 रुपये कम है। अब देखो ए जो है ना 24 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो ए पर हमने 6 डिग्री कम खर्च किया है, और 6 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 6 × 150 यानी कि 900। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। अब चेक करते हैं दूसरा कथन। कहता है वस्तु सी पर खर्च की गई राशि और वस्तु डी पर खर्च की गई राशि से 2400 रुपये अधिक है। अब डिग्री में तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा 18 डिग्री अधिक है, और देखो फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से आपको नज़र आ रहा होगा 6 डिग्री 900 है, तो 18 डिग्री आप समझ रहे हो 3 गुना, और 900 का 3 गुना होता है 2700, जबकि इन्होंने 2400 दे रखा है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक थी, दूसरी गलत है। तीसरी में कहता है वस्तु बी पर खर्च की गई राशि, जो कि आपको नज़र आ रही है 30 डिग्री, और वस्तु ई पर खर्च की गई, वस्तु ई पर देखो आपको 120 नज़र आ रहा है, तो इन दोनों खर्च की गई राशियों का अनुपात 4:1 बता रखा है, बट ये तो उल्टा रेशियो बन रहा है 1 और 4, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है। कहता है एक व्यक्ति ने 3,000 रुपये प्रति चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों चश्मे 3,000 के। अब उसने खरीदने के बाद देखो बेचा है, पहले चश्मे को 40% के लाभ पर, दूसरे को 20 की हानि पर, और तीसरे को 20 की हानि पर। कुल मिलाकर ओवरऑल आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आप चाहो डिटेल भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पर एवरेज वाली अप्रोच भी ले सकते हो, जैसे कि तीनों वस्तुओं के अगर जो सीपी सेम है, तो आप देखो ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हो कि पहले पे हमने कमाया 40, दूसरे पर -20 क्योंकि लॉस है, ये माइनस में लोगे, तीसरी वस्तु वो भी -20, और ओवरऑल निकालना है तो आप बस इसको सिंपली 3 से डिवाइड कर लो।
अब ऊपर आप देख पा रहे हो 40 में से 20 गया 20 और 20 में से 20 गया 0, और 0/3 का मतलब होता है 0%। कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं गवाया। क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए, अकेला एक कार्य नहीं बल्कि एक कार्य का 10वां भाग यानी 10% 3 दिन में कर सकता है। तो आप यहाँ से पता करो कि भाई कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लेगा। कंप्लीट काम जैसे परसेंटेज में 100% होता है तो फ्रैक्शन में 1 होता है, और यहाँ देखो फ्रैक्शन ही चल रही है तो इसलिए फ्रैक्शन में मैंने 1 माना है कंप्लीट वर्क को। एक की वैल्यू निकालनी है तो 1/10 वहाँ जाकर पलट जाएगा, जिसको आप 10 लिख सकते हो। तो ए अकेला इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। और अब ये ना आप थोड़ा सा औरली किया करो, देखो सीधा। अब जैसे मैं पूछूँ ए कितने दिन में काम कर सकता है, तो 1/10 को सिर्फ पलट दो, और पलट कर 3 × 10 आप बोलोगे 30। उसी तरीके से देखो अब बी का बताना है आपको। 1/8 6 में, तो 1/8 भाई उधर जाकर 8 हो गया, 8 × 6 48। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ताकि टोटल वर्क आ जाए, और वो एलसीएम आप ले लेना 240 आ जाएगा। तो क्षमता इनकी देखो 8 और 5 आ जाएगी। अब हमें कराना है पूरा काम नहीं बल्कि 11/12 भाग, 240 का 11/12। इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आपको ना पता चलेगा कि 220 काम करवाना है, और दोनों से मिलकर करवाना है। तो इसका मतलब है 220 बटे दोनों की क्षमता, 8 + 5 13। तो इतने दिन लगेंगे इस काम को करने में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऊपर भी हमने अभी समझा है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य। ये 13 यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और 15 अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। और इन दोनों का अंतर ही एक्चुअली में डिस्काउंट है, छूट। और उसका अगर प्रतिशत निकालना है तो छूट हमें मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर मिलती है। नीचे आप 15 लिख दोगे, और परसेंट के लिए 100। बाकी इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 5 से 3 बारी कटा और 20 बारी, 40/3 आप समझ रहे हो 13.33% होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 था। देखो यहाँ आपको बता रखा है दो संख्याओं का योग। मान लेते हैं वो दो नंबर ए और बी है, तो इन दोनों का योग हमें 150 दे रखा है। दोनों का अंतर यानी a - b हमें 48 दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a × b। अब देखो ये हमने पहले भी काफ़ी बारी समझा है कि अगर ऐसी दो इक्वेशंस हमारे सामने होती है, और इनमें से अगर हम पहले वाले नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर a है, तो सिंपली दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। दोनों को आप जोड़ोगे 198 आ रहा है, और 198 का आधा होता है 99। अगर आप b को सेकंड नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो अंतर का आधा करना होगा। 150 में से 48 आप घटाते हो 102, और 102 का आधा होता है 51। अब आपको सिंपली क्या करना है, 99 को बस मल्टीप्लाई करना है 51 में। और उसका भी एक तरीका है, देखो आप 99 को 100 - 1 लिखो, और 51 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 51 × 100 5100 हो गया, और इसमें से माइनस आप करोगे 51 × 1 यानी 51 को, तो आंसर आपको मिल जाएगा 5049। क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो तीन नंबर्स का आपको अनुपात दे रखा है 2:3:2। कहता है जो सी है वो ए और बी के योग से 12 कम है। अब देखो सी आपको नज़र आ रहा है 2 है, और ए और बी का योग आपको नज़र आ रहा है 5 है। तो सी 3 कम है इन दोनों के योग से 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, तो आप समझ रहे हो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। बी का मान हमें निकालना है जो कि 3 यूनिट है, और 3 यूनिट आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो 12 इस सवाल का होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लोगे तो 676 ही होगा। बाकी 676 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 676 ही होगा। 53 जोड़ने पर ये बनेगा 729। और ये जो एक आपको नज़र आ रहा है आप इधर ही ले आओ इसको भी, तो बराबर आप लिखोगे a/26 के। अब देखो आपको नज़र आ रहा है 729 का √27 होता है, और 676 का 26 होता है। और जब एक आप इसमें से घटाओगे तो अगले स्टेप में आप इसको लिख पाओगे 1/26, मतलब 27 में 26 घटाए 1/26। और क्योंकि ये a/26 के बराबर है तो 26 से 26 घटाओ और a की वैल्यू 1 होगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है 8 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब ये जो पैसा हो जाने का मतलब होता है ना, ये असल में अमाउंट को बताता है। मतलब अगर आप प्रिंसिपल को मान के चल रहे हो यहाँ पर 100 रुपये, तो पहली कंडीशन में भाई 3 गुना पैसा हो गया था, यानी कि 300। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप समझते हो, ब्याज होता है। तो आप बोलोगे 200 रुपये ब्याज लेने में 8 वर्ष लगे। अभी हमें क्या करना है, इस राशि को ना देखो 5 गुना करना है। 100 का 5 गुना 500 होता है, और 500 तो अमाउंट है। दोनों का अंतर आप समझ पा रहे हो, आपको 400 ब्याज चाहिए। तो 400 क्योंकि भाई 200 का डबल है, तो समय भी डबल लगेगा। आप बोलोगे 16 वर्षों में ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मेंसुरेशन से है। कहता है कि एक घनाभ, घनाभ होता है देखो क्यूबॉइड, और लंबाई और चौड़ाई का योग हमें दे रखा है 75। यहाँ लिख लेते हैं इसको, L+B 75। आगे कहता है लंबाई चौड़ाई से अधिक है और ऊंचाई 30 है, तो हाइट को 30 आप अलग से लिख लो। बाकी आपको देखो बताया जा रहा है कि चौड़ाई और लंबाई का अंतर 10 है। तो लंबाई क्योंकि बड़ी थी, तो आप लंबाई में से चौड़ाई घटा कर दिखाओ 10। अब देखो ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ऐसी दो इक्वेशन अगर हमें कभी भी मिले, पहले वेरिएबल को सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ कर आता। 75 और 10 85 का आधा होता है 42.5। अगर आप बी सेकंड नंबर निकालना चाहते हो, दोनों का अंतर बटे 2, दोनों का अंतर देखो 65 है, और 65 बटे 2 होता है 32.5। अब आपके पास देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। हमसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हटा देता हूँ। देखो मैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 में LB प्लस BH प्लस HL। और LBH सब आपके पास है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेट आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, और ईज़िली आपको देखो जो भी है आंसर इसका मिल जाएगा। बाकी देखो एक सवाल अगर कैलकुलेटिव आ भी रहे ना, तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे ऊपर आप देख पा रहे हो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते चल रहे हैं, तो आप इसको कर लेना, मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, परसेंटेज का है। कहता है ए को हमने ए के वेतन को पहले बढ़ाया 25% से, और फिर दोबारा बढ़ाया 20% से, तो ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब करने में आप इसको x+y वाले मेथड से भी कर सकते हो, वरना डाटा इतना आसान है कि आप 100 भी मान सकते हो कि ए का ओरिजिनल वेतन 100 था, और 25% से बढ़ाना है। 100 का 25% 25 ही होता है, 25 से बढ़ाने पर 125 हो जाएगा। और अब इस वेतन को देखो फिर से बढ़ाना है 20% से, तो 125 का निकालोगे जब आप 20%, तो देखो कितना मिलता है, ये आपको मिलेगा 25। और 25 से जब आप बढ़ाओगे ना दोबारा से, तो यही वेतन अब 150 रुपये हो जाएगा। और जो वेतन शुरुआत में 100 था, अभी वो 150 हो चुका है, यानी कि 50 बढ़ा। और 50 कितने पर बढ़ा, 100 पर, और 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है, तो आंसर होगा 50%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लास्ट पेपर जो हमने सॉल्व किया था ना PGT का, उसमें भी था। वहाँ पर 64 वृक्ष थे, यहाँ 95 है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कहता है 95 वृक्षों को एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया है कि किन्हीं भी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी समान है। इसका मतलब क्या है, देखो इस तरीके से ना वृक्ष है, और ये 95 है। 95 देखो मैं बना के तो नहीं दिखा सकता आपको, बट कुछ मैंने आपको बना के दिखाई है। अब जैसे दो वृक्ष के बीच की जो दूरी है, वो सब क्या होगी, बराबर होगी। ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। दूसरी बात जो आपको समझनी है, देखो मैं यहाँ पर ना आपको 4 पेड़ बना के दिखा रहा हूँ। ये 4 पेड़ है देखो, लेकिन इन 4 पेड़ के बीच में जो दूरियाँ आपको दिख रही है ना, वो नज़र आ रही है 3, 1 2 3। जितने पेड़ होते हैं ना, उससे एक कम दूरी बनती है। ये बात आपने समझ ली होगी। अब जैसे कि एक कार पहले वृक्ष से 27वें वृक्ष तक पहुंची, 1 से 27, तो 1 से 27 अगर मैं आपसे पूछूं कितने वृक्ष हैं, तो वृक्ष तो 27 होंगे। बट अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितने हैं, जो इक्वल डिस्टेंस है वो कितने हैं, आप बोलोगे 26। और 26 डिस्टेंस चलने में कार को ना 39 सेकंड लगे हैं। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे,
कि एक डिस्टेंस को चलने में कार को कितना टाइम लग रहा है वो पता करोगे। उसके लिए 39/26 और आप बोलोगे 3/2 सेकंड। आप डेढ़ भी कह सकते हो, बाकी 3/2 चलने देते हैं। इसके अलावा देखो अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस को चलने का टाइम निकाल लिया था और वो 3/2 सेकंड था। अब हमें क्या करना है, देखो 27वें वृक्ष से सीधा कार को लेके जाना है 95 पर। अब देखो अगर मैं पूछूं कि 27 से लेके 95 तक कितने पेड़ हैं, तो बहुत से बच्चे बस क्या करते हैं 95 में से ना 27 को घटा देते हैं और उनको मिलता है 15 में से 7 गया 8 और 6। असल में ये 27 से 95 तक ना 68 नहीं बल्कि 69 वृक्ष होंगे। मतलब जो हम ऐसे नंबर्स को गिनते हैं ना तो गिनने पर एक जुड़ता भी है। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 से 5 तक कितने नंबर्स हैं, अब आपको दिखने में 3 नज़र आ रहे हैं, बट आप अपनी उंगलियों पे गिन के देखो 2 3 4 5, 4 नंबर्स है ये, तो एक हमें जोड़ना होता है। अब देखो 69 वृक्ष तो है, लेकिन डिस्टेंस जो हमें चलना होगा ना इक्वल डिस्टेंस, वो तो 68 ही चलना है। अभी मैंने आपको बताया था एक कम हो जाता है। तो एक वृक्ष मतलब एक जो डिस्टेंस है उसको चलने में भाई 3/2 सेकंड का टाइम लगता है। तो ऐसे 68 दूरियों को चलने में टाइम लगेगा इतना। 2 से इस नंबर को आप काटोगे 34 बारी और 34 गुणा 3 आप समझ रहे हो 102। तो 102 सेकंड इस सवाल का रहेगा आंसर। बाकी मैंने बिल्कुल तसल्ली से आपको समझा दिया ताकि आप आगे भी अगर क्वेश्चन आए तो कर सको। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इस पेपर का और ये क्वेश्चन डीआई का है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा रखा है, ग्राफ दिखा रखा है। कहता है कि 2020 में जो 5 व्यक्ति थे P1 P2 P3 P4 P5, तो देखो उनकी आय आपको दिखा रखी है और उनका खर्च दिखा रखा है। बाकी कहता है अगर कभी किसी का जैसे लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो आप आय में से खर्च माइनस करो, अपॉन में आय मतलब खर्च रखो और इंटू 100, तो वहाँ से आपको लाभ प्रतिशत मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं P1 का आपसे पूछूं लाभ प्रतिशत बताओ, तो आय में से आप जब घटाओगे ना खर्च तो आपको देखो 10 नज़र आ रहा है और नीचे आप क्या लिखोगे 45 मतलब खर्च और परसेंट के लिए 100। तो ऐसे आपको पता चलेगा P1 का प्रॉफिट परसेंट। अब सीधा चलते हैं। देखो इन्होंने हमें J1 J2 J3 तीन वैल्यूज़ दे रखी है, हमें तीनों को कैलकुलेट करना होगा और इस एक्सप्रेशन में रखना होगा। तो सबसे पहले देखो J1 कहता है सभी 5 व्यक्तियों के प्रतिशत लाभ का मान। मतलब यहाँ आपको सभी पाँचों के पाँचों व्यक्तियों का ना लाभ निकालने हैं। लाभ कैसे निकलेगा, ऊपर तो हम लिखेंगे जैसे कि आय माइनस खर्च, तो आप सबका आय माइनस खर्च देखते चलो। जैसे P1 का आपको नज़र आ रहा है 10 है, P2 का आपको नज़र आ रहा है वो भी 10 है, सिर्फ अंतर करने हैं। P3 का 20 है, P4 का 68 में से 18 घटाओगे 50 है और P5 का देखो 45 में से 15 गया 30। तो इसको जब आप टोटल करोगे 10 और 10 20 और 20 40 और 50 90 और 30 120। तो मतलब इन सब का मिलाकर लाभ तो 120 है। नीचे आपको क्या लिखना है खर्च, और खर्च देखो ये वाले नंबर से इनको आप जोड़ते चलो 45 15 60 60 और 27 87 होता है। 10 जोड़ोगे 97 और 8 105 और 150 सॉरी एक यहाँ पर ना आपको ये 45 नहीं गिनना, दोबारा से गिनते हैं 45 और 15 60 और 27 87। आप 18 जोड़ोगे 105 और 15 जोड़ोगे तो 120 और परसेंट के लिए 100। तो यानी कि भाई इन सभी का प्रॉफिट मिलाकर 100% है। J1 की वैल्यू तो हमें मिल गई 100%। J2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कहता है P2 के लाभ प्रतिशत के बराबर है। अब P2 का लाभ प्रतिशत आपको निकालना होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 10 का लाभ है और अपॉन में खर्च यानी 15, परसेंट के लिए 100। बाकी जितना ही कटता है इसको काट देते हैं वरना इसको फ्रैक्शन में ही लेके चलेंगे। और आप देख पा रहे हो 200/3, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 200/3। अब लास्ट काम आपको क्या करना है, देखो J3 और वो P5 का लाभ प्रतिशत है। आपको देखो नज़र आ रहा है
P5 का लाभ 30 है, अपॉन में आप 15 रखोगे और परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है देखो, वो मिल रहा है 200%। तो J1, J2, J3 तीनों की वैल्यू आपके सामने है, बस अब सिंपली यहाँ पुट करना है। तो J1 देखो 100 है और इसके नीचे आप रखोगे J2 जो कि 200/3 है, हालांकि 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। और आपको बाहर रखना है J3, और J3 कितना है 200। तो आप देख पा रहे हो 200 से 200 कैंसिल आउट हुआ और आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 300। तो भाई यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी जल्द अगले आंसर की के साथ मिलते हैं, और अगर आपको कोई आंसर की मिलती है तो प्लीज़ मुझे सेंड करना। बाकी आप तब तक इस पेपर को कंप्लीट करो। थैंक यू।